हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को अभी तक पता चल ही गया होगा कि हम लोग यूट्यूब पे अभी एक मॉक सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। और ये मॉक क्यों सॉल्व कराया जा रहा है? ये मॉक इसलिए सॉल्व करवाया जा रहा है ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में आपको किस तरीके से क्वेश्चंस का अटेम्प्ट लेना है, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट गो में करना है और किस क्वेश्चन को आप बाद के लिए रख सकते हो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, ये सारी बात आपको यहां से पता चलेगी। और हमने क्या किया था, पहली क्लास हो चुकी थी जिसमें हम लोग टोटल 11 नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर चुके थे। अब उसके आगे का क्वेश्चन आज हम अटेम्प्ट करेंगे और आज अपना कोशिश ये होगा कि आज की क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। हम लोग का टारगेट होगा कि आज हम क्लास में टोटल 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। और आप लोग एक चीज को ध्यान देना कि आप क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करवाया जा रहा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन किस तरीके से करना है, ऑप्शन से किस तरीके से आपको अपने ऑप्शन को किस तरीके से एलिमिनेट करके आपको अपने करेक्ट आंसर तक पहुंचना है। ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए एसएससी जेईई की, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि अब एसएससी जेईई में स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा खेल है। क्यों? क्योंकि देखा जाए अगर एसएससी जेईई अपने आप में एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको 120 मिनट्स में टोटल 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। और साथ साथ में इस बार जो निगेटिव मार्किंग है, ये निगेटिव मार्किंग -1/4 से कितना हो गया, -1/3 हो गया। इसका मतलब अब आपको एक करेक्ट बैलेंस बना के चलना पड़ेगा स्पीड और एक्यूरेसी का। आप जल्दीबाजी में इस तरीके से मतलब तुक्का नहीं मारना है या ऐसे विदाउट सॉल्व किए आपको क्वेश्चन टिक नहीं करना है, क्योंकि अब आप निगेटिव मार्किंग अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत केयरफुल होकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और स्पीड भी साथ साथ में क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। तो दोस्तों अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। और अपना लास्ट क्लास में टोटल 11 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो चुके थे। अब हम क्या करेंगे, उसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो 11वां क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन था कल आपका, जो लास्ट क्वेश्चन था ये था, ठीक है। जो लास्ट वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन था वो अपना क्वेश्चन ये था। और अब हम क्या करेंगे, आज से 12 नंबर थे और टोटल आपका आज का ये कोशिश होगा कि हम टोटल 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या कर पाए, अटेम्प्ट कर पाए। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज के क्लास में। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को पहले रीड कर जाओ कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन द कैपिटल रिकवरी फैक्टर एंड सिंकिंग फंड फैक्टर इन अ यूनिफॉर्म सीरीज ऑफ पेमेंट इज गिवन बाय। आपसे ये बोला जा रहा है कि सर ये बता दो, क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि ये जो कैपिटल रिकवरी फैक्टर, दो टर्म्स गिवन है। पहला टर्म्स क्या है, कैपिटल रिकवरी फैक्टर, ठीक है, क्या है, पहला टर्म है कैपिटल रिकवरी फैक्टर और दूसरा टर्म क्या है, सिंकिंग फंड फैक्टर, ठीक है। इनके बीच का रिलेशन पूछा जा रहा है आपसे। क्या पूछा जा रहा है, इनके बीच का रिलेशन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप बता दो जो कैपिटल रिकवरी फैक्टर होता है उसका क्या फॉर्मूला है। अगर आपने कभी पढ़ा होगा कैपिटल रिकवरी फैक्टर, तो आपको फार्मूला जरूर ध्यान होना चाहिए कि फार्मूला आपके पास क्या निकल गया था, I × 1 + I⁻n अपॉन 1 + I⁻n-1, ठीक है। ये फार्मूला है किसका, कैपिटल रिकवरी फैक्टर का, ठीक है। ये किसका फार्मूला, कैपिटल रिकवरी फैक्टर का, जहां पे आई क्या इंटरेस्ट है, आई क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दूसरा क्या, सिंकिंग फंड फैक्टर, सिंकिंग फंड फैक्टर। इसका फार्मूला अगर आपको ध्यान होगा तो ये क्या होता है, ऊपर से I + 1 + I⁻n हट जाएगा, बाकी सेम चीज रहेगा, ठीक है, यही हो जाएगा सेम, ठीक है। ये क्या, ये सिंकिंग फंड फैक्टर का फार्मूला और ये किसका फार्मूला, CRF का फार्मूला, किसका, कैपिटल रिकवरी फैक्टर का। तो आप एक चीज ध्यान दो, अगर आपको ये फार्मूला याद होगा, आपको इसके बीच का रिलेशन बताना है, तो ये रिलेशन हम डायरेक्ट भी ध्यान रखेंगे और आता कहां से आप इस चीज को चेक कर सकते हो कि हम क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, सिंकिंग फंड फैक्टर। केस में सिंकिंग फंड फैक्टर के दोनों साइड क्या करेंगे, आई ऐड कर देंगे। आप अगर दोनों साइड आप आई ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, I × ठीक है, I/1 + I⁻n-1 +1, ठीक है, +1 कर दोगे और यहां से क्या निकल गया, यहां से निकल गया कितना, I × 1 + क्या हो जाएगा, I × 1 + I⁻n अपॉन 1 + I⁻n-1,
ठीक है, ये आएगा। इसका मतलब क्या होगा, और ये क्या है, ये क्या है, यही तो यही क्या, यही सीआरएफ है। अगर ये सीआरएफ है, अगर ये सीआरएफ है, इसका मतलब क्या हो गया, सीआरएफ इक्वल टू कितना हो गया, एसएफएफ प्लस आई। ठीक है, इसका मतलब क्या, जो कैपिटल रिकवरी फैक्टर होगा वो क्या होगा, सिंकिंग फंड फैक्टर प्लस 1 के बराबर होगा। तो ये वैल्यू आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी है, ये चीज आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि जो कैपिटल रिकवरी फैक्टर होगा, क्या होगा, कैपिटल रिकवरी फैक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, सिंकिंग फंड फैक्टर प्लस इंटरेस्ट रेट के बराबर होगा। क्या होगा, सिंकिंग फंड फैक्टर प्लस इंटरेस्ट रेट के बराबर होगा। ये चीज आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी है। और दूसरी बात, अगर आपसे ये बोला जाए सर ये कैपिटल रिकवरी फैक्टर है क्या, कैपिटल रिकवरी फैक्टर है क्या, तो कैपिटल रिकवरी फैक्टर क्या है, इस चीज को आप ध्यान दे रहे हो, जो सीआरएफ है, क्या है सीआरएफ, ये क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू, क्या है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, क्या है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट। ठीक है, ये करंट वैल्यू क्या है, करंट वैल्यू ऑफ द सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट है। और एसएफएफ क्या है, एसएफएफ क्या है, सिंकिंग फंड फैक्टर क्या है, ये है फ्यूचर वैल्यू, क्या है फ्यूचर वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो सीएफएफ है वो क्या है, वो इनवर्स है किसका, वो अपोजिट है सीआरएफ का। सीआरएफ में क्या करते हैं, कैपिटल रिकवरी फैक्टर में क्या बताते हैं, जो आने वाले टाइम में, अगर आने वाले टाइम में जो इक्वल पेमेंट है उसकी करंट वैल्यू क्या है। ठीक है, जैसे अगर आपसे बोला ये जाए, अगर आपसे ये बोला जाए कि आपने कोई, आप जैसे मान लो कि आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हो, ठीक है, अगर आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हो उसका कैपिटल रिकवरी फैक्टर का, कैपिटल रिकवरी का मतलब ये कि आप कितने टाइम में उस पूरे बिल्डिंग के अमाउंट को रिकवर कर पाते हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक फिक्स अमाउंट ऑफ, अगर हम उसमें से क्या करें, एक फिक्स अमाउंट हर साल निकालते जाए तो कितने टाइम बाद वो जो फिक्स अमाउंट की टोटल वैल्यू बन के आएगी वो उस बिल्डिंग के वैल्यू के बराबर होगा। तो उस टोटल अमाउंट का जो प्रेजेंट वैल्यू होता है वो सीआरएफ होता है, और उस टोटल अमाउंट का जो फ्यूचर वैल्यू होता है वो क्या होता है, सिंकिंग फंड फैक्टर होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट क्या होता है, सीआरएफ होता है, और फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट का वो एसएफएफ होता है। और यहां से ये रिलेशन निकल के आता है। तो आपके पास करेक्ट आंसर कौन सा गया, सी ऑप्शन हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान दे दो कि सीआरएफ कभी कभी ये पूछ सकता है, डिफिनेशन पूछ लेगा सीआरएफ और एसएफएफ का। और दूसरा क्या होगा, कभी डायरेक्ट फार्मूला पूछ सकता है, इस पे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, और लास्ट में एक रिलेशन ये निकल गया था, जो कैपिटल रिकवरी फैक्टर होता है क्या होता है, सिंकिंग फंड फैक्टर प्लस आई के बराबर होता है। तो आप ये चीज ध्यान देना। तो आप बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, सॉरी कैपिटल रिकवरी फैक्टर। ओके, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम हो गया है। ठीक है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन एक्चुअली सेम हो गया है, क्या कैपिटल रिकवरी फैक्टर को लिखा था सिंकिंग फंड फैक्टर प्लस इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, एक ऑप्शन आप चेंज कर लो, किसी एक में आप चेंज कर लो, बाकी देखो ये दोनों ऑप्शन सेम ही और यही आपका क्या करेक्ट आंसर हो। ठीक है, ये सही हो जाएगा आपके। ठीक है, ये चीज सही हो जाएगा। बाकी अभी के लिए आप देख लो ये दोनों चीज सेम ही है, तो क्या हो जाएगा, सिंकिंग फैक्टर प्लस इंटरेस्ट रेट। एक्चुअली यहाँ पे कुछ पावर में रहा होगा, यहाँ पे कुछ पावर में रहा होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, आप इसको ध्यान देना। तो बट ये देख लो जो सीआरएफ की वैल्यू होता है वो क्या होता है, आई इंटू 1 प्लस आई की पावर 1 अपॉन 1 प्लस आई की पावर 1 माइनस 1। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, अगर कैपिटल रिकवरी फैक्टर या सिंकिंग फंड फैक्टर पर क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से उसको कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी इस मॉक को अटेम्प्ट नहीं किया है, सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार क्या करो, इस मॉक को पूरा अटेम्प्ट कर जाओ। ठीक है, 2 घंटे के अंदर, प्रॉपर 2 घंटे, ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है। 2 घंटे के अंदर में बिना पॉज किए, बिना एक अटेम्प्ट में, एक सिंगल अटेम्प्ट में, सिंगल गो में पूरे पेपर को आप एक बार अटेम्प्ट करो। उसमें आपको रीजनिंग भी अटेम्प्ट करना होगा, जीएस वाला भी पोर्सन, नॉन-टेक वाला भी पोर्सन अटेम्प्ट करना है, और टेक्निकल पोर्सन भी अटेम्प्ट करना है। आप 2 घंटा निकालो, 2 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करो और देखो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं पेपर ही नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ठीक है, तो पहला सबसे पहला काम ये करना है कि आपको पूरे पेपर को 2 घंटे में अटेम्प्ट करना है। उसके बाद ही आपको क्या करना है, इस वीडियो में इसके सोल्यूशन को आपको देखना है। ठीक है, तो अगर आपने सब पेपर अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया तो सबसे पहला काम करो कि पेपर अटेम्प्ट कर जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या चेक करना है, अगला क्वेश्चन क्या, डिक्रीज और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन इक्विपमेंट और एसेट इज कॉल्ड एज। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि टाइम के साथ साथ किसी भी एसेट या किसी भी इक्विपमेंट की वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस हो रही होती है। क्यों रिड्यूस होती है, ठीक है,
टाइम के साथ साथ आप कोई भी सामान खरीदो, आप कोई भी एसेट या कोई भी इक्विपमेंट आप खरीदोगे, उसका टाइम के साथ साथ वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है ड्यू टू द एनी रीजन। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ड्यू टू टीयर एंड वियर हो सकता है, ड्यू टू ऑब्सोलेंस हो सकता है, या ड्यू टू द मार्केट वैल्यू हो सकता है। बहुत सारे रीजन ऐसे हैं कि आप एक बार जब मार्केट में कोई भी सामान कोई भी इक्विपमेंट आप खरीदोगे तो उसका टाइम के साथ साथ वैल्यू डिक्रीज होगा। और इसको क्या बोलते हैं, इसको जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है इस प्रोसेस हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, डिप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना, डिप्रिसिएशन क्या होता है, टाइम के साथ साथ किसी भी एसेट किसी भी इक्विपमेंट का जो वैल्यू है वो क्या होता है, टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आज के डेट में आपने कोई बाइक खरीदा, ठीक, आज के डेट में आपने कोई बाइक खरीदा। अब आपको उस बाइक को 2 साल बाद क्या करना है, उस बाइक को सेल करना है। अब जब 2 साल बाद आप उस बाइक को सेल करोगे तो जितने में आपने बाइक को खरीदा उतना अमाउंट आपको उस टाइम पे नहीं मिलेगा, कुछ कम वैल्यू मिलेगा, कुछ कम वैल्यू आपको उसको मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि आपने बाइक को यूज किया होगा, उसमें कुछ वियर एंड टियर आए होंगे, आपने देखा हो सकता है कि उस बाइक की मार्केट वैल्यू ही कम हो गई होगी किसी रीजन से। तो ये बहुत सारे फैक्टर आते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, किसी भी इक्विपमेंट या किसी एसेट का अगर टाइम के साथ उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो सारी बात आपको क्या होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए। डिप्रिसिएशन क्या है, आप इस चीज को देख सकते हो। तो अगर हम बात करें डिप्रिसिएशन का, तो डिप्रिसिएशन क्या, इसका क्या होगा, डिप्रिसिएशन हो गया। और डिप्रिसिएशन क्या है, सो डिप्रिसिएशन रिफर्स टू द डिक्रीज और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट और एसेट ओवर द टाइम ड्यू टू द वेरियस फैक्टर सच एज वियर एंड टियर हो सकता है, ठीक है, ऑब्सोलेशन हो सकता है, मार्केट कंडीशन हो सकता है। ये बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो सकता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करना है क्या, अगला क्वेश्चन चेक करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका सोम का है, सिंपल सवाल है, आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, सवाल सिंपल है और ऐसे ही क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन एसएससी में नहीं पूछे जाते, सिंपल क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल मिलेंगे और सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको आप अगर आपने एक बार ढंग से सब्जेक्ट को रिवाइज करा है तो आप इजीली क्वेश्चंस का अटेम्प्ट ले सकते हो। तो पढ़ना क्या है कि द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बॉडी व्हेन सडनली लोडेड इज द स्ट्रेस इंड्यूस्ड व्हेन द सेम लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली। आपसे ये बोला जा रहा है कि सडनली अप्लाइड लोड में जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है वो कितना टाइम होता है, किसका, जब आप ग्रेजुअली अप्लाइड लोड अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर से ये पूछा जाए कि आप जब कौन सा सडनली अप्लाइड लोड अप्लाई कर रहा है उस टाइम पे जो स्ट्रेस की वैल्यू होता है वो कितना टाइम होता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के। ठीक है, तो ये होता है, आपको ध्यान रखना, ये होता है कितना, 2 टाइम्स होता है। 2 टाइम्स कितना, ग्रेजुअली अप्लाइड का 2 टाइम्स होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान होना चाहिए, ग्रेजुअल अप्लाइड का 2 टाइम्स होता है। दूसरी बात, ये तो क्या पूछा, अभी तो ये स्ट्रेस की वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, कभी आपसे क्या पूछ सकता है, डिफ्लेक्शन पूछ सकता है। ठीक है, डिफ्लेक्शन कितना होगा, सडन के केस में जो डिफ्लेक्शन होता है वो 2 टाइम्स कितना होता है, 2 टाइम्स डेल्टा ग्रेजुअल होता है। ग्रेजुअल का कितना होता है, 2 टाइम्स होता है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान होना चाहिए। अगला सवाल ये पूछ सकता है, अगला सवाल क्या पूछ सकता है कि जो सडन अप्लाइड के केस में स्ट्रेन एनर्जी निकल के आती है, जो सडन अप्लाइड के केस में इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन एनर्जी निकल के आती है, क्या निकल के आती है, इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन एनर्जी निकल के आती है, वो कितना होता है, वो 2 टाइम्स कितना होता है, 2 टाइम्स होता है, सॉरी 4 टाइम्स कितना होता है, 4 टाइम्स कितना, किसका होता है, 4 टाइम्स होता है स्ट्रेन एनर्जी इन द केस ऑफ ग्रेजुअल अप्लाइड लोड। ठीक है, ये सडन के केस में इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन एनर्जी जो निकल के आती है वो कितना निकल के आता है, 4 टाइम ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी इन द केस ऑफ द ग्रेजुअल अप्लाइड लोड। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गया। अगला क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि सिग्मा इंपैक्ट कितना था। ये सारी बात आपको ध्यान होनी चाहिए, ये सारी बात क्या होनी चाहिए, आपको ध्यान होनी चाहिए। सिग्मा इंपैक्ट पूछ सकता है आपसे, क्या हो सकता है, सिग्मा इंपैक्ट। ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, अगर ये होगा तो सिग्मा स्टैटिक फिर 1 प्लस √1 प्लस 2h अपॉन कितना, डेल्टा स्टैटिक। क्या होता है, डेल्टा स्टैटिक। ये आपको फार्मूला ध्यान रखना है। अगर यहीं पे क्या पूछ दे, डेल्टा इंपैक्ट पूछ दे, क्या पूछ दे, डेल्टा इंपैक्ट, ये भी आपको फार्मूला ध्यान होना चाहिए। ये क्या होगा, डेल्टा स्टैटिक हो जाएगा यहाँ पे, और ये सेम रहेगा, ये क्या है, ये हो जाएगा आपका सेम कितना, √ ये हो गया इम्पैक्ट फैक्टर आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, डेल्टा स्टैटिक। तो ये इतनी सारी बात अगर आपको ध्यान है तो आपका एग्जाम में काम चल जाएगा। ये सारी बातें आपको क्या होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए। क्या सिग्मा स्टैटिक क्या, ये ध्यान रख लो। ठीक है, डेल्टा स्टैटिक क्या, ये ध्यान रख लो। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी कितना, ये ध्यान रख लो। बाकी ये 2 और चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी बात क्या होनी चाहिए, आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है,
तो इसमें क्या पूछा गया, सडन अप्लाइड लोड के केस में सिग्मा क्या कितना टाइम्स होता है किसके, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के केस में। तो ये सारे फॉर्मूला आप ध्यान रख लेना। अब सीधे हम आंसर पे आते हैं। आंसर क्या है इसका, चेक करो आंसर क्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितना 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के केस में आप चेक करना, ये ग्राफ बनता है पी अपॉन डेल्टा के बीच में, पी और डेल्टा के बीच में ये ग्राफ बनता है। और सडन अप्लाइड लोड के केस में ये ग्राफ बनता है। सडन अप्लाइड लोड के केस में क्या होता है, सिग्मा का वैल्यू जो होता है 2W अपॉन ए होता है, और ये कितना था 2 टाइम्स ऑफ द ग्रेजुअल अप्लाइड लोड के होता है। ठीक है, और इंपैक्ट लोड ये होता है। तो ये सारी बात क्या होनी चाहिए, आपको ध्यान होनी चाहिए। अगला सवाल बात है सीधे, सिंपल सवाल है, आप सब ने कभी ना कभी पढ़ रखा होगा, इस क्वेश्चन को देखा होगा कभी ना कभी। सिंपल सवाल है, आप लोग सिंपली आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपके पास, जल्दी करेंगे थोड़ा, ठीक है, थोड़ा जल्दी करेंगे, फास्ट करेंगे। ठीक है, टाइम बहुत कम है, आपको 20 क्वेश्चन आज के क्लास में करने हैं। क्या पूछा गया, स्टील रॉड ऑफ 10 mm इन डायमीटर एंड 1 मीटर लॉन्ग इज हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड। ई की वैल्यू दिया है, अल्फा की वैल्यू दिया है। आपसे क्या पूछा जाए, इफ रॉड इज नॉट फ्री टू एक्सपेंड, क्या दिया हुआ है, रॉड क्या है, रॉड नॉट फ्री टू एक्सपेंड है, मतलब रॉड क्या रेस्ट्रेंड है, रॉड रेस्ट्रेंड है। अगर रॉड रेस्ट्रेंड है और उसका टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपको रॉड में थर्मल स्ट्रेसेस देखने को मिलेगा। और उस थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है, अगर उस थर्मल स्ट्रेस की बात बोले तो सिग्मा टी की वैल्यू कितनी होती है, ई अल्फा डेल्टा टी। आपने कभी ना कभी ये फार्मूला जरूर पढ़ा रखा होगा। ठीक है, आप कभी ना कभी ये फार्मूला जरूर पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। लेकिन एक बात ध्यान देना कि अगर रॉड फ्री टू एक्सपेंड नहीं है, मतलब अगर रॉड रेस्ट्रेंड नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो, कितना भी टेम्परेचर घटा दो, कोई भी थर्मल स्ट्रेस नहीं आएगा। मतलब क्या, थर्मल स्ट्रेस आने के लिए सबसे पहला जो सबसे फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि रॉड क्या होना चाहिए, जिस भी रॉड का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, उस रॉड वो रॉड होना चाहिए, वो रॉड रेस्ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, अगर रॉड रेस्ट्रेंड होगा, फ्री नॉट फ्री टू एक्सपेंड होगा, एक्सपेंशन के लिए फ्री नहीं होगा, तब भी जाके उसमें थर्मल स्ट्रेस आएगा। और उस थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा टी इक्वल टू कितना, ई अल्फा डेल्टा टी। आप वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, आप वैल्यू पुट कर दो। तो सॉल्व कैसे करना, ई की वैल्यू पुट करना कितना, ई की वैल्यू 200 जीपीए की गीगा पास्कल है। आप एक बात बताओ, अगर हम सिग्मा टी की बात करें, ठीक है, हम क्या अगर हम थर्मल स्ट्रेस की बात करें, इसमें अगर हम अल्फा, अगर हम ई की यूनिट देखें, ये ई की यूनिट क्या होगा, या तो मेगा पास्कल होगा, या तो गीगा पास्कल, या तो पास्कल होगा। कुछ जो भी यूनिट होता है प्रेशर का, वही यूनिट होता है किसका, ई का होता है। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। अगर हम बात करें अल्फा की यूनिट की, तो अल्फा जो होता है, इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो टेम्परेचर की यूनिट होता है, क्या टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो कितना, डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, समझ रहे हो। अगर जो आप बात करें अल्फा के यूनिट की, तो जो अल्फा की यूनिट होती है वो क्या होता है, पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो टेम्परेचर की यूनिट होता है वो क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब जो सिग्मा टी की यूनिट निकल के आएगी, वो क्या निकल के आएगी, वो वही निकल के आएगी जो ई की यूनिट होगी, जो क्या होगा, जो ई की यूनिट होगी। और यहाँ पे ई की यूनिट क्या दिया हुआ है, गीगा पास्कल में। आपको अल्फा की यूनिट किसमें मेंशन है, मेगा पास्कल में मेंशन है। तो हम क्या करें, गीगा पास्कल को डायरेक्ट हम अपने डायरेक्ट क्या करोगे, आप जब वैल्यू पुट करोगे उस टाइम आप डायरेक्ट क्या कर दोगे, इस गीगा पास्कल को सीधे मेगा पास्कल में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, ताकि क्या हो जाए, ताकि अपना जो आंसर निकले डायरेक्ट मेगा पास्कल में निकले। आपको इतना टाइम नहीं है कि आप पहले गीगा पास्कल में निकालोगे, फिर कन्वर्ट करोगे, फिर टिक मारोगे। आपको ध्यान दो, आप जिस टाइम पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, आप अपने ऑप्शन को हमेशा देखते रहो कि ऑप्शन में यूनिट किस यूनिट में चल रहा है ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन किस यूनिट में दिया है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, आप कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इस बात का खास ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस में यूनिट किसमें गिवन है और ऑप्शन में यूनिट किसमें दिया हुआ है। तो आपको ये क्या हो गया, अब इसका मतलब सिग्मा टी हम किसमें रख दिया, मेगा पास्कल में रख दिए। और अल्फा की वैल्यू कितना हो गया, 10⁻⁶ इंटू डेल्टा टी कितना हो गया, डेल्टा टी की मतलब डायरेक्ट पुट करो ना, कितना 20 डिग्री से लेकर कितना किया जा रहा है, 20 से बढ़ा के 120 किया जा रहा है। इसका मतलब डायरेक्ट वैल्यू पुट करो कितना, 100 डिग्री। डेल्टा टी अगर 100 आएगा, अब आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो। इसका आप डायरेक्ट सॉल्व करो कितना जाएगा, ये -6 है और +6 कहां से आएगा, 3 यहाँ, 3 2 5 5 1 6 खत्म। ये +6 से -6 गया, कितना हो गया, 240 हो गया, कितना हो गया, 240। और ये डायरेक्ट इसमें निकल गया मेगा पास्कल में। सर ऐसा कैसे कर रहे हैं, हमको पहले तो सर इसको पास्कल में चेंज करना चाहिए। तो सर पास्कल में चेंज नहीं करेंगे बेटा, यही तो गेम है। अगर आपको न्यूमेरिकल में स्पीड बढ़ानी है तो यही गेम है दोस्त, कि आपको करना क्या, आपको ये करना कि आप देखो जिस यूनिट में ऑप्शन रखा हुआ है, आप ट्राई करो कि डायरेक्ट उस यूनिट को अप्रोच कर पाओ। अगर हम बात करें 1 गीगा पास्कल, सर हमको पता है कि 1 मेगा पास्कल कितना होता है, 10 टू की पावर 6 पास्कल होता है। 1 गीगा पास्कल कितना होता है, 10 की पावर 9 होता है। तो यहां से अगर आप निकालोगे तो 1 गीगा पास्कल कितनी,
यहाँ से आप निकालोगे 1 गीगा पास्कल किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 10⁻³ पास्कल के मेगा पास्कल के बराबर। सर ये चीज आपको डायरेक्ट याद रखनी, ये चीज आपको ये कन्वर्जन आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्यों डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि कभी कभी यूनिट किसी में होता है, ये मेगा पास्कल कितना 1 मेगा पास्कल होता है कितना 1 न्यूटन पर mm का, ये बात डायरेक्ट ध्यान रखना है। और 1 न्यूटन पर mm² किसके बराबर होता है, ये होता है कितना 10 kg/cm²। और इससे बाहर वो नहीं जाएगा, इससे बाहर अगर वो नहीं जाएगा। अगर आपको इतना कन्वर्जन डायरेक्ट याद है, यूनिट कन्वर्जन अगर आपको डायरेक्ट याद है, तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। क्या करना, देखो यहीं पे खेल होता है, स्पीड की खेल कहाँ पे होता है, आप देखोगे यूनिट चेंज कर देगा वो क्वेश्चन में यूनिट कुछ और देगा, ऑप्शन में कोई यूनिट कुछ और दे देगा। तो आपको अगर डायरेक्ट यूनिट कन्वर्जन नहीं ध्यान होगा तो फिर आप क्या करोगे, पहले गीगा पास्कल को पास्कल में लिखोगे, फिर उस पास्कल को वापस मेगा पास्कल में लिखोगे। हमको ऐसा नहीं करना, ये कन्वर्जन डायरेक्ट ध्यान रखना है। क्या 1 मेगा, ये तो याद ही रख लो आप, ये आप याद रख लो कि 1 मेगा पास्कल कितना होता है 10⁶ पास्कल, सबको ध्यान है। 1 गीगा पास्कल कितना 10⁹ मेगा पास्कल, ये भी सबको ध्यान है। लेकिन जब 1 गीगा पास्कल से 1 मेगा पास्कल पूछा जाता है, आप क्या करते हो, पहले उसको किस में कन्वर्ट करते हो, पास्कल में, फिर मेगा पास्कल में। ऐसा नहीं करना है, आप ध्यान रख लो 1 गीगा पास्कल कितना 10⁻³ मेगा पास्कल। और 1 मेगा पास्कल को क्या रिपोर्ट करते हैं, न्यूटन पर mm² लिखते हैं। और एक ये भी कन्वर्जन याद होना चाहिए कि 1 न्यूटन पर mm² कितना होता है 10 kg/cm² होता है। तो ये सारा कन्वर्जन अगर आपको डायरेक्ट ध्यान है, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी न्यूमेरिकल में। तो आप देखो इसका आंसर क्या हो गया। अच्छा दूसरी बात, टेम्परेचर को आप क्या करें, टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया, टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया। इसका मतलब आपके पास कोई भी अगर रॉड होगा, कोई भी अगर आपके पास रॉड होगा, अगर आप इस रॉड का टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब क्या होगा, अगर आप रॉड का टेम्परेचर इंक्रीज करो तो रॉड एक्सपैंड करना चाहेगा। और रॉड एक्सपैंड करना चाहेगा, लेकिन ये सपोर्ट रॉड को एक्सपैंड नहीं होने देगा। इसका मतलब रॉड में जो थर्मल स्ट्रेस आएगा वो कंप्रेसिव इन नेचर होगा। ठीक है, ध्यान रखो इस चीज को कि इसका मतलब क्या, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आप टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो रॉड एक्सपैंड होना चाहेगा, लेकिन क्या होगा, वो जो रेस्ट्रेनमेंट है वो रेस्ट्रेनमेंट उस रॉड को इंक्रीज नहीं होने देगा। इसका मतलब जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा रॉड में वो क्या होगा, वो कंप्रेसिव इन नेचर होगा। इसका उल्टा अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर दोगे तो रॉड क्या करेगा, रॉड श्रिंक करना चाहेगा, रॉड कंप्रेस होना चाहेगा, लेकिन ये रेस्ट्रेनमेंट रॉड को कंप्रेस नहीं होने देगा। इस वजह से रॉड में कौन सा स्ट्रेस आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि कब टेंसाइल आएगा और कब कंप्रेसिव आएगा, आपको रटना नहीं है, आप इस तरीके से सोच के आंसर करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका 250 क्या हो जाएगा, आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कराया तो रॉड क्या करेगा, रॉड एक्सपैंड होना चाहेगा, लेकिन रेस्ट्रेनमेंट क्या करेगा, रॉड के एक्सपेंशन को रोकेगा। अगर रॉड के एक्सपेंशन को रोकेगा तो कौन सा स्ट्रेस आएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। इस बात को रटना नहीं है, समझ के ही चलना है। ठीक है, देख लो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 240 मेगा पास्कल। ये सारी बात यहाँ पे हूबहू मेंशन है। ठीक है, जो सारी बात हमने बताया आपको वो सारी कैलकुलेशन यहाँ पे मेंशन है। बस आपको ये ध्यान देना है कि सर कैलकुलेशन कैसे करना है। ये नहीं कि पहले आप मेगा पास्कल से पास्कल में जा रहे हो, फिर वापस सेम वही काम कर रहे हो कि मेगा पास्कल से मेगा पास्कल में आ रहे हो। क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में आपसे, क्या पूछा गया, बल्क डेंसिटी पूछा गया, लिक्विड की बल्क डेंसिटी पूछा गया। फार्मूला को याद है सर, हमको तो याद ही नहीं फार्मूला। आपको फार्मूला याद है बल्क डेंसिटी का, सर आपको याद होगा लेकिन हमको याद नहीं है फार्मूला। क्या, के का फार्मूला को बताना है। अगर आपको याद है वेल एंड गुड है, अगर नहीं याद है तो सर आप सोम में जो सबसे पहला फार्मूला क्या पढ़ते हो, आप सोम शुरू करते ही किससे शुरू करते हो, आप जब सोम शुरू करते हो सर सोम में ये 3 फार्मूला पढ़ते हो। क्या, सिंपल स्ट्रेस सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है E इंटू एप्सिलॉन। किसको नहीं पता, सबको पता है, ये बात सबको पता, सिग्मा क्या होता है E इंटू एप्सिलॉन होता है। और ये भी अगर पता तो ये भी पता होगा, टाउ कितना होता है, G इंटू 5 होता है। सर टाउ इंटू G इंटू 5 होता है। क्या, शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस इंटू G होता है। ठीक है, अगर यहीं से बोले क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, K इंटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या होता है, K इंटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देखो हर बात अगर नहीं याद है, आप देखो ना उसको कहाँ से रिलेट कर सकते हो, क्या चीजें आपको पहले से आती, क्या आप उस बात को, जो चीज आपको नहीं आती वहां से रिलेट कर पाओगे। अब जब चीजों को रिलेट करके याद रखोगे ना तो बहुत आसानी हो जाएगी चीजों को याद रखने में। आपको कुछ नहीं पता सर, के की वैल्यू नहीं पता क्या होता है, बट ये तो पता ना सर सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है E इंटू एप्सिलॉन, टाउ होता है क्या, G इंटू 5 होता है। और अगर बोला जाए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, K इंटू एप्सिलॉन V होता है। मतलब K वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, K टाइम्स वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो ही पूछा गया, कितना तक, आपसे बल्क डेंसिटी पूछा, के बल्क डेंसिटी हो जाएगा सिग्मा V अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है वो क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है। अब दूसरी बात, आप एक बात जब ध्यान दोगे ना तो सिग्मा V को क्या लिखोगे, ये क्या होता है, चेंज इन प्रेशर होता है, चेंज इन स्ट्रेस होता है अपॉन माइनस ऑफ
डेल्टा वी अपन वी, ये फार्मूला निकल जाता है यहाँ से। सिंपल है, कुछ नहीं करना। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है। अगर ये बल्क मॉडुलस होता है तो जो सिग्मा भी आता है, जो चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आता है, वो केवल किसकी वजह से, चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की वजह से आता है। ये जो चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आता है वो चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की वजह से आता है। इसका मतलब जो सिग्मा भी वो क्या होगा, डेल्टा सिग्मा भी होगा। और ये जो वॉल्यूमेट्रिक चेंज है, ठीक है, ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है ये क्या होगा, डेल्टा वी अपन वी होगा। ये क्या होगा, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन जो लीनियर स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, डेल्टा एल अपन एल होता है। उसी तरीके से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा वी अपन वी होगा। लेकिन जब आप क्या करोगे, जब आप स्ट्रेस को बढ़ाते हो, तो क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, इसलिए यहाँ पे एक माइनस साइन आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक माइनस साइन आता है। बाकी ये फॉर्मूला मुझे लगता है बाकी मैक्सिमम लोग को ध्यान तो होगा ही, मैक्सिमम लोग को ध्यान होगा। अगर नहीं ध्यान है तो आप वहाँ से चले जाओ। ठीक है, अगर नहीं ध्यान आप वहाँ से चले जाओ। डेल्टा वी अपन सीधे वैल्यू पुट कर, कुछ डेल्टा सिग्मा, दो डेल्टा सिग्मा किसमें, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब क्या हो रहा है, आप क्या करो, स्ट्रेस को 50 से बड़ा कितना करो, 150 कर रहे हो। अगर आप स्ट्रेस को 50 से बड़ा कर 150 करो, डायरेक्ट लिखो ना यहाँ पे 100। डेल्टा सिग्मा भी कितना, 100 है। ठीक है, इतना डायरेक्ट से समझ में नहीं आ रहा सर, इतना डायरेक्ट ही करना है, इसी स्पीड से करना। क्या करना पड़ा, देखो ना, सीधे सवाल पढ़ो। आपको क्या लिखना, आपको सीधे लिखना डेल्टा सिग्मा वी लिखना है। अगर आपको डेल्टा सिग्मा वी लिखना है, डायरेक्ट देखो 150 हुआ, कहाँ से 50 से होके 150 बना। अगर 50 से 150 बना, सीधे 100 लिखो, सीधे 100 लिखो। और नीचे क्या लिखना, माइनस ऑफ क्या करना है, माइनस क्या करना, माइनस ऑफ V2 माइनस V1। V2 कितना, 0.09, V2 कितना 0.09, 0.039 और इनिशियल कितना 0.04, कितना 0.04 अपॉन 0.04। ठीक है, इस माइनस को अंदर कर दो और क्या कर दो, इस माइनस को अंदर कर दो और इस यहाँ पे इस डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या कर दो, दोनों जगह 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैंने माइनस को अंदर किया तो ये कितना जगह, ये कितना जगह, ये कितना जगह, माइनस या प्लस बनेगा और ये कितना 40 हो जाएगा। और 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 40 माइनस 39 अपॉन 40। ये बात अगर ध्यान आ रही है, कैसे करा जा रहा है, माइनस को हमने अंदर डाला और क्या करा, इसको पहले लिखा और इसको बाद में लिखा और 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया ये। अगर ये बन गया तो इसका आंसर कितना जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 40 ऊपर जाएगा, कितना जाएगा 4000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या जाएगा 4000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप ध्यान देना। अब देखो इसका, इस जो नीचे वाला अमाउंट है ना, ये जो नीचे वाली वैल्यू है, ये जो डिनोमिनेटर में जो भी लिखा गया है, इस डिनोमिनेटर का कोई भी यूनिट नहीं है, क्योंकि ये एक रेशियो है। क्या है, एक रेशियो है। तो जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इवन कोई भी स्ट्रेन होता है, कोई भी जो स्ट्रेन होता है, इस स्ट्रेन की क्या होता है, इस स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। इसका मतलब जो यूनिट डेल्टा सिग्मा वी का होगा, वही यूनिट किसका, वही यूनिट होगा के का। अगर वही यूनिट के का होगा, इसका मतलब जो इसका यूनिट आएगा वो आएगा केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर कभी भी ऑप्शन में चेंज कर दे, किसमें यूनिट दे मेगा पास्कल में, तो ये क्या हो जाएगा, हमने बताया था कि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर कितना होता है, 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से न्यूटन पर mm स्क्वायर में जाओगे तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसका मतलब 400 मेगा पास्कल हो जाएगा। मेगा पास्कल लिखो या न्यूटन पर mm स्क्वायर रखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, आपसे एग्जाम में ये चेंज करवा देगा, यूनिट में खेल जाएगा। वो क्या कर देगा, यूनिट को चेंज कर देगा। अभी आपसे केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पूछेगा, आपसे मेगा पास्कल पूछेगा, आप क्या करोगे, कंफ्यूज कर जाओगे। आपको ये नहीं करना है। ठीक है, चेक करना आंसर क्या, चेक कर लो। बाकी सारी बातें मेंशन है वही, के क्या हो जाए, डीपी अपन डेल्टा वी अपन डेल वी बाई वी होता है। और क्या करोगे, आप वैल्यू सिंपली पुट करोगे, आंसर निकाल ले जाओगे। ठीक है, बाकी कैसे एग्जाम में सॉल्व करना मैंने आपको बता दिया। फिर से एफएम का न्यूमेरिकल है। ठीक है, फिर से एफएम का न्यूमेरिकल है। अच्छा सवाल है, आप एक बार ढंग से पढ़ लो इस क्वेश्चन को। आपसे ये पूछा है, इन ए 2 डायमेंशनल फ्लो फील्ड हैज अ वेलोसिटी अलोंग द एक्स एंड वाई डायरेक्शन गिवन बाय कितना, u इक्वल टू दे दिया, u की वैल्यू दिया, कितना v की वैल्यू दिया है। ठीक है, u और v का फंक्शन है रिस्पेक्टिवली, वेयर t इज टाइम, देन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। आपको स्ट्रीमलाइन का इक्वेशन बताना है। क्या बताना, आपको स्ट्रीमलाइन का इक्वेशन बताना है। अगर आपको स्ट्रीमलाइन का इक्वेशन नहीं याद है तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो आपको स्ट्रीमलाइन का इक्वेशन याद रखना। स्ट्रीमलाइन का इक्वेशन क्या होता है, dx अपॉन u प्लस dy अपॉन v प्लस dw अपॉन dz अपॉन dw, dz अपॉन w। ये क्या, ये स्ट्रीमलाइन फंक्शन का, ये क्या है,
ये क्या इक्वेशन है, किसका, स्ट्रीमलाइन इक्वेशन है। ठीक है, आपको क्या बताना है, इक्वेशन बताना है, स्ट्रीमलाइन इक्वेशन, कुछ नहीं करना, आप वैल्यू पुट करो। इसका कोई मतलब है नहीं, केवल यू और वी गिवन है, क्या है, यू और वी गिवन है। अगर केवल यू और वी गिवन है तो करना dx अपॉन यू की वैल्यू पुट कर दो, कितना एक्स स्क्वायर इंटू टी प्लस कितना dy अपॉन वी की वैल्यू कितना -2x वाई टी। ठीक है, ये दोनों साइड का करना, इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करने से पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई कर दो, कितना dx अपॉन ये t, ये इस t से कैंसिल होगा, ये x इस पावर से कैंसिल होगा, क्या dx अपॉन x बच जाएगा यहाँ पे, और ये कितना dy माइनस अपॉन -2y बच जाएगा। दोनों साइड आपका कर दो, दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दो, दोनों साइड क्या करोगे आप इंटीग्रेट कर दोगे, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln x होता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ln x होता है, और क्या 1 अपॉन -2y का इंटीग्रेशन कितना जाएगा, 1 -1/2 कॉमन ले लो, -1/2 कॉमन कर दोगे, और 1 अपॉन y का कितना जाएगा, ln y हो जाएगा, ln y हो जाएगा, और यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब कांस्टेंट को क्या कर दो, c लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे ln x, ये कितना ln 1 अपॉन रूट कितना रूट y हो जाएगा, प्लस इसको ln c लिख दो। ठीक है, ln क्या, ln c1 लिख दो। आ रहा समझ में। इस कांस्टेंट को हमने एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इंटीग्रेशन में। ठीक है, इस कांस्टेंट को नए कांस्टेंट से हमने रिप्लेस कर दिया, ln c1 लिख दिया है, और ये क्या हो जाएगा -1/2, -1/2 क्या गया, -1/2 क्या गया, y के पावर में गया, और जब ये y के पावर में जाएगा तो ये वैल्यू कितना जाएगा, 1 अपॉन रूट y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमको पता है सर ln ये कितना जाएगा, ln ये तो आपको सॉल्व करने आता होगा, ये इतना बन जाएगा। ठीक है, ये सवाल हो गया, इतना बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ से क्या कर दोगे, ln हटा लो, तो ये कितना जाएगा c1 अपॉन रूट y, अब क्या कर दो, एक बार इसका स्क्वायर कर दो, कितना जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू कितना जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, क्या जाएगा, ये कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये आप क्या हो गया, क्या किसका, स्ट्रीमलाइन का इक्वेशन हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला ऑप्शन ही क्या हो गया, पहला ही ऑप्शन ही सही हो गया। तो आपको देखो क्या करना है, सिंपल है, आपको बस ये ध्यान होना चाहिए, जो स्ट्रीमलाइन फंक्शन बनती है, स्ट्रीमलाइन फंक्शन बनता है, उसका इक्वेशन क्या बनता है, वो होता है dx अपॉन यू इक्वल टू dy अपॉन वी इक्वल टू dz अपॉन w। ठीक है, अगर यहाँ पे dz में w भी गिवन होता, w भी गिवन होता, मान लो x और u और w गिवन होता, तब क्या करते, इसको और इसको कंसिडर करते, बाकी इस वाले पोर्शन को आप हटा देते। ठीक है, सिंपल है, उसके बाद कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको क्या करना, सिंपल इंटीग्रेशन करना है, और क्या करोगे आप इसको सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन चेक करना क्या, अच्छा इसको एक बार चेक कर लो, क्या है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये क्या हो जाएगा, ये सारी बात मेंशन है, हमने जो किया वही सारी बात यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको क्या कर दोगे, आपने अगर मॉक अटेम्प्ट किए होगे तो सोल्यूशन जरूर देखे होगे, ये सारी बात यहाँ पे लिखा हुआ सेम वही चीज़ है। ठीक है, आपको पता क्या होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फंक्शन का क्वेश्चन पता होना चाहिए किस तरीके से निकाला जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल। क्या क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा जा रहा है, टॉस का क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ ऑफ क्या है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, किसका, द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी या डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द फ्रेम गिवन बिलो। आपसे ये बोला जा रहा है कि एक फ्रेम है, उसका डिग्री ऑफ क्या पता, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है, क्या बताना, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी बताना है। सर देखो, अगर आपको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन अगर आने होंगे तो ज़्यादा चांसेस है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो क्वेश्चंस पूछ ले जाएंगे डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी वाले टॉपिक से। डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी से क्वेश्चन आ जाएंगे, या तो आपसे काइनेमेटिक डिटर्मिनेसी पूछ लेगा, इनडिटर्मिनेसी पूछ लेगा, या तो आपसे क्या पूछेगा, स्टैटिक डिटर्मिनेसी पूछ लेगा। तो आपको ये बात ध्यान हो कि सर अगर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सर मुझे आता ही नहीं है, अरे भाई नहीं आता, उसमें से पहला टॉपिक तो तैयार कर लो, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनने होंगे इसमें से बन जाएंगे, और इससे सिंपल कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। डीएस और डीके सिंपल कोई क्वेश्चन सिंपल निकाल सकते हो। अभी देखो कैसे निकालते हैं। इसका क्या, इसमें बताना डीके बताना, क्या बताना, डीके बताना। आपको क्या गिवन है, फ्रेम गिवन है, आपको क्या गिवन है, फ्रेम गिवन है, और फ्रेम का क्या बताना, डीके बताना है। क्या करो, सिंपल डीके बताने के लिए क्या करो, कुछ नहीं करना, आप हर एक ज्वाइंट का क्या कर दोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर दो, और हर एक ज्वाइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या कर दो, ऐड कर दोगे। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे डीएफ कितना है, इसका जो यहाँ पे क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे 0 है। ठीक है, देखो एक ज्वाइंट पे, एक रिजिड ज्वाइंट पे जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3 होता है। कितना होता है, एक रिजिड ज्वाइंट पे जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, 3 होता है। यहाँ पे कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। ठीक है, कितना 3 है। और बाकी अगर ये क्या है, अगर ये फिक्स एंड है तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3 होगा।
देखो फिक्स एंड का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3 होता है, हिंज का कितना होता है, हिंज का होता है 2 होता है, और रोलर का कितना होता है 1 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि कितना डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना पॉसिबल है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है 0। ठीक है, आप ध्यान रख लो, अभी के लिए आप ध्यान रख लो केवल ये कि एक रिजिड जॉइंट पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल गया था 3 निकल गया था, और रिजिड जॉइंट पे, और अगर ये सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल गया 0, अगर हिंग सपोर्ट है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, और अगर रोलर सपोर्ट है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 1 होगा। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट नोट करेंगे, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 0, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। और अगर किसी भी सपोर्ट में, किसी भी रिजिड जॉइंट पे अगर हिंज आ जाए, क्या आ जाए, हिंज आ जाए, तो आप ये देख लोगे वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ेगा ये चेक करना। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता, अगर ये हिंज ना होके केवल रिजिड जॉइंट होता तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितना होता 3 होता, लेकिन अभी यहाँ पे एक हिंज आ गया तो आप डीके का वैल्यू बढ़ जाएगी। यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, जो पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और कितने से बढ़ेगी, आप देखो इस जॉइंट पे कितने मेंबर आके कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इस जॉइंट पे कितने मेंबर आके मिल रहे हैं, और जितने मेंबर आके मिल रहे हैं उसमें से एक कम। मतलब अगर किसी भी जॉइंट पे n नंबर ऑफ मेंबर आके मिल रहे हैं तो आपकी जो वैल्यू बढ़ेगी ये डीएफ की, वो कितनी बढ़ेगी, n-1 से बढ़ जाएगी। मतलब अगर यहाँ पे 2 मेंबर, कितने मेंबर, यहाँ पे 2 मेंबर, एक ये यहाँ पे 2 मेंबर है, वैल्यू कितने से बढ़ जाएगी, 1 से बढ़ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू कितने से बढ़ जाएगी, n से बढ़ जाएगी। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे, कितना 4 3 7 1 8, तो इसका डी के कितना हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा 8। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप इंडिविजुअल ज्वाइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दो, इंडिविजुअल ज्वाइंट का आप डीएफ बता दो, उससे क्या कर दोगे, उससे काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी आप आसानी से निकाल सकते हो। कोई फार्मूला यूज नहीं करना। आप ये देख लो कि अगर रिजिड ज्वाइंट है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, अगर सपोर्ट की बात करें, आपके पास जनरली 3 सपोर्ट देखने को मिलेंगे, 3 सपोर्ट। पहला रिजिड सपोर्ट तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना 0, अगर आपके पास हिंग सपोर्ट मिला तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, और अगर आपको रोलर सपोर्ट मिलता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, सॉरी हिंग सपोर्ट का 2 और रोलर का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप देख लो, हिंग सपोर्ट था तो 1, रिजिड सपोर्ट था तो 0, और यहाँ पे रिजिड ज्वाइंट है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 3 + 1 किस लिए, किसी भी ज्वाइंट पे जितने नंबर ऑफ मेंबर आके मिल लेंगे उससे एक कम वैल्यू को क्या कर देंगे, 3, यहाँ पे 3 में ऐड कर देंगे, कितना जाएगा 3 1 4 3 7 1 8, क्योंकि डी के कितना जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सवाल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिंपल सवाल है, आपको ध्यान रखना, डी के निकालना आपको आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन चेक करना, इसका आंसर कितना, इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, सॉरी इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, आंसर कितना है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप इससे भी, इस फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि फार्मूले से जाने की जरूरत है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, आप डायरेक्ट काउंटिंग कर सकते हो, आप डायरेक्ट काउंटिंग कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे पता है एक 2 मेंबर ऐड हो गया, एक ऐड हो जाएगा, 3 1 4 4 3 7 7 1 8, खत्म। सीधे क्वेश्चंस देख के टिक कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, सीधे क्वेश्चन देख के टिक कर सकते हो। आपसे पूछा गया डीएस की वैल्यू, अगला सवाल में क्या आपसे डीएस पूछा जा रहा है, किसका, बीम का। ठीक है, आपको बीम मेंशन है, बीम दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इस बीम का क्या बताना है, डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी बताना, मतलब डीएस की वैल्यू बताना है। ठीक है, अच्छा देखो बीम के केस में क्या होता है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, क्या होता है, डीएस, सॉरी जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी डीएस होता है, क्या होता है, डीएस की वैल्यू होती है। ये जो डीएस होता है, ये क्या होता है, डीएस होता है जनरल कंडीशन में डीएस का होता है डीएसई प्लस डीएसआई होता है। क्या होता है, डीएसई प्लस डीएसआई, ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरी बात, अगर क्या होता है, ये डीएस है, ये एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी, ये क्या, ये इंटरनल इंडिटरमिनेसी है। ठीक है, अगर हम बात करें किसका, बीम के केस में, फॉर बीम के केस में क्या होगा, बीम के केस में आपको ध्यान रखना ढंग से कि जो डीएसआई की वैल्यू है, जो इंटरनल इंडिटरमिनेसी की वैल्यू क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ये कभी भी, ये क्या होता है, ये कभी भी 0 के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा, आपको हमेशा 0 मिलेगा। ये केवल ट्रू है किसके लिए, बीम के लिए। अगर आपको फ्रेम या ट्रस देखने को मिलेगा तो ये चीज चेंज हो जाएगी, तब वहां पे ये वैल्यू ट्रू, ये बात ट्रू नहीं है। ये बात केवल और केवल ट्रू है किसके लिए, बीम के लिए, कि बीम के लिए जो डीएसआई की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है। यह बात आपको ध्यान रखना है। इससे एक फायदा ये हो जाएगा कि अगर ये डीएसआई 0 हो गया तो डीएस की वैल्यू तो किसके बराबर, वो डीएससी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, डीएस की वैल्यू डीएससी के बराबर हो जाएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रख लो कि जो डीएससी होता है, चाहे वो बीम हो, चाहे वो फ्रेम हो, चाहे वो ट्रस हो, चाहे बीम हो, चाहे वो फ्रेम हो, चाहे वो ट्रस हो, वो कितना होता है, वो होता है R - N। जहां पे R क्या होता है, R होता है नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन, क्या होता है, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन होता है। और जो N होता है, वो N क्या होता है, N जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन।
ठीक है, आपको ये बात याद ध्यान रखनी है कि जो DSE होता है, अब ये सारे के लिए ट्रू है, चाहे वो बीम हो, चाहे वो फ्रेम हो, चाहे वो ट्रस हो, ये सारे स्ट्रक्चर के लिए ट्रू है। लेकिन हम यहाँ बात करें बीम के लिए, तो अगर आपको पता है सर बीम की DSI 0 होती है, इसका मतलब बीम का DS जो है बीम के DSC के बराबर होगा। और DSC कितना होता है? R माइनस एन। R क्या है? एक्सटर्नल रिएक्शन माइनस एन क्या? नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इसका मतलब ये हो गया कि सर इसका DS किसके बराबर है? DSC के बराबर है। और DSC किसके बराबर है? R कितना यहाँ पे? R देखो कितना पे अकाउंट करना है, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 3 है, ठीक है। यहाँ पे R कितना? R यहाँ पे 3 है, यहाँ पे R कितना? R यहाँ पे 1 है, ठीक है। सॉरी रोलर नहीं है, हिंज है। तो R कितना हो गया? R2 हो गया। और यहाँ पे R कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। आप देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन चेक करना, हर सपोर्ट पे टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे R कितना है? 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, कितना हो गया? 3 2 5 2 7, कितना हो गया? 7। माइनस करना, माइनस कितना करना? नंबर ऑफ पॉसिबल, नंबर ऑफ क्या? नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो आप बताओ जनरल कंडीशन में नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना? 3 होता है। 3 कौन कौन से? 3 होता कौन कौन से? डेल्टा x0 ढंग से लिख लो, आप इसको ढंग से लिख लो, डेल्टा x0 और डेल्टा y0 और क्या? समेशन ऑफ मोमेंट 0, ठीक है। समेशन ऑफ डेल्टा x0 समेशन ऑफ, ठीक है। एक मिनट, क्या करोगे? समेशन ऑफ x0, समेशन ऑफ y0 और समेशन ऑफ मोमेंट 0, ठीक है। ये 3 इक्विलिब्रियम, ये 3 ग्लोबल इक्विलिब्रियम कंडीशन बनते हैं, ये जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये 3 बनते हैं। लेकिन इस केस में अगर एक हिंज है तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन बढ़ जाएगा। एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या करेगा? एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। हिंज अगर आ रहा है, किसी भी बीम में अगर हिंज आ रहा है, उस हिंज के वजह से कितने नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन बढ़ जाएंगे? एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आप एक इक्वेशन और अप्लाई कर सकते हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना जाएगा? कितना? 7 - 3 - 1 कितना? 7 - 4 = 3 हो जाएगा, ठीक है। तो D कितना जाएगा? DS कितना जाएगा? DS हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप इस बात को जल्दी से समझ लो, बीम के केस में जो DS होता है DSC के बराबर होता है। और DSC क्या होता है? R माइनस एन होता है। R क्या होता है? R होता है नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन। और N क्या होता है? N होता है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। और जनरल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना? 3 होता है। लेकिन यहाँ पे एक हिंज में, यहाँ पे एक हिंज गिवन है और हिंज की वजह से एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन बढ़ जाएगा। इसका मतलब 7 - 3 - 1 हो गया, कितना जाएगा? 4 हो गया। सर हमको समझ में ही नहीं आया, सर आप ये क्या बता दिए? बहुत टफ हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सब हटा दो। बीम के केस में अगर नहीं समझ में आ रहा तो सब कुछ हटा दो, क्या कर दो? सब खत्म करो। इसको एक सिंपल सा ट्रिक बता देते हैं आपको। सर बीम के केस में अगर आपको DS बता, चाहे कितना भी टफ बीम दे दे, अगर आपको DS बताना सर नहीं समझ में आया, एक सिंपल ट्रिक याद रख लो, एक सिंपल फॉर्मूला याद रख लो। आपको DS लिखना, क्या लिखना? DS लिखना। इसको सीधे लिखो, कितना? इसको सीधे लिखना, कितना? नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव माइनस नंबर ऑफ रिएक्शन एडेड। किस लिए? टू मेक बीम एज ए कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड, ठीक है। ये बात ट्रू है केवल और किसी केस में? केवल और केवल बीम के केस में। क्या बोला जा रहा है? आप क्या कर दो कि नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव माइनस नंबर ऑफ रिएक्शन एडेड टू मेक द बीम एज ए कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड। मतलब ये बोला जा रहा है कि जो भी बीम गिवन है, क्या करो? उस बीम को कन्वर्ट कर दो किसमें? या तो कैंटिलीवर बीम में या तो सिंपली सपोर्टेड बीम में। और जब ये कन्वर्जन आप करोगे ना, आप ये चेक कर लो कि कितने नंबर ऑफ रिएक्शन आपको रिमूव करना पड़ रहा है या फिर कितने नंबर ऑफ रिएक्शन आपको ऐड करने पड़ रहे हैं। इन्हीं का जो डिफरेंस होगा, नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव माइनस नंबर ऑफ रिएक्शन एडेड, यही क्या होगा? यही हो जाएगा DS के बराबर। और ये बात ट्रू है केवल और केवल ओनली एंड ओनली फॉर, ये फॉर्मूला केवल और केवल बीम के केस में लगा। ये बहुत सिंपल हो जाएगा। क्या कहोगे? ये बहुत सिंपल है। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? आप डायरेक्ट डायग्राम को, आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर को देख के DS की वैल्यू रिपोर्ट कर सकते हो। क्या हो जाएगा कि आपको जो भी स्ट्रक्चर गिवन है, जो भी बीम आपको गिवन है, क्या करना होगा? उस बीम का
उस बीम को कन्वर्ट करवाओ किसमें, क्या तो कैंटिलीवर में या तो सिंपली सपोर्टेड में। अब जब कन्वर्ट करोगे तो आपको कुछ नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव करने पड़ सकते हैं या कुछ नंबर ऑफ रिएक्शन ऐड करने पड़ सकते हैं। आप उन दोनों का डिफरेंस देख लो, वही डीएस के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे अगर हमको क्या करना होगा, अगर मुझे यहाँ पे इस बीम को कैंटिलीवर में कन्वर्ट करना होगा, अगर इस बीम को आपको कैंटिलीवर में कन्वर्ट करना होगा, इसका मतलब आपको ये सपोर्ट और ये सपोर्ट रिमूव करना पड़ेगा। सिंपल है। क्या करना है, आपको इस बीम को कैंटिलीवर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, ये सपोर्ट को आपको छोड़ना है, ये सपोर्ट को आपको रखना है और इन दोनों सपोर्ट को हटाना है। अब अगर आप इन दोनों सपोर्ट को हटाए तो क्या होगा, कितने नंबर ऑफ रिएक्शन आपने रिमूव किया, कितना नंबर ऑफ रिएक्शन आपको रिमूव करे वो चेक कर लो। ठीक, कितने नंबर ऑफ रिएक्शन आपको रिमूव करना पड़े ये चेक कर लो। ठीक है, तो देखो अगर आप इस सपोर्ट कटाए तो यहाँ पर टोटल रिएक्शन कितना था, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितना, रिएक्शन रिमूव। यहाँ पर रिएक्शन एक हिंज है, हिंज पे टोटल रिएक्शन कितना था, 2 रिएक्शन होता है। अगर इसका मतलब अगर आपने ये सपोर्ट हटाया, इसका मतलब आप 2 रिएक्शन हटा दिए। क्या हो गया, इसका मतलब आप 2 रिएक्शन हटा दिए। यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट में टोटल कितने नंबर ऑफ रिएक्शन होते हैं, 2 नंबर ऑफ रिएक्शन होता है। इसका मतलब अगर आप इस सपोर्ट को हटाओगे तो कितना, टोटल 2 रिएक्शन आप हटा दोगे। तो नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव कितना हो गया, नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव कितना हो गया, नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव हो गया कितना, तो नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव हो गया कितना, 4। बाकी आप ये देख लो, ये हिंज है, क्या है, ये हिंज है। इस हिंज को अगर क्या करना होगा, इस हिंज को अगर आपको इस हिंज को फिक्स करना है तो यहाँ पे एक रिएक्शन क्या करना पड़ा, एक रिएक्शन आपको ऐड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ रिएक्शन एडेड कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, मतलब इस बीम को कैंटिलीवर बीम में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, आपको 4 रिएक्शन हटाना पड़ा और 1 रिएक्शन ऐड करना पड़ा। इसका डीएस डायरेक्ट बता दो कि नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव माइनस नंबर ऑफ रिएक्शन एडेड, कितना रिमूव कितना किया, 4 और ऐड कितना किया, 1, कितना हो गया, 3। ठीक है, अब डायरेक्ट स्ट्रक्चर देख लो, या इसको कैंटिलीवर में कन्वर्ट करना है, 2 4 हटाना पड़ेगा और यहाँ पे 1 ऐड करना पड़ेगा। 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सर नहीं समझ में आया, एक जनरल एग्जांपल ले लो। क्या कर दो, एक जनरल एग्जांपल ले लो। ठीक है, देखो अगर आपसे ऐसे कुछ बीम दे दिया, देखो बहुत सिंपल, इस चीज को बहुत सिंपल कर सकते हो। अगर आपको ये चीज ध्यान है ना, आप इसको बहुत सिंपल कर सकते हो। मान लो मैंने एक बीम दिया यहाँ पे, ये क्या करो, एक बीम मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, ये एक बीम है। ठीक है, आपको इस बीम का डीएस बताना है, इस बीम का डीएस बताना है। ठीक है, या तो आप क्या करोगे, या तो डीएससी माइनस आर करोगे, या तो सिंपल ये कर दोगे कि नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव माइनस नंबर ऑफ रिएक्शन एडेड। क्या करना था, टू मेक द बीम एज ए कैंटिलीवर या सिंपली सपोर्टेड बीम। इस बीम को सिंपली सपोर्टेड या कैंटिलीवर में कन्वर्ट करने के लिए आप कितना नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव कर रहे हो और या कितना नंबर ऑफ रिएक्शन ऐड कर रहे हो, उसका डिफरेंस क्या होगा, डीएस के बराबर होगा। सिंपल चेक करो, इसका डीएस क्या होगा, इसका डीएस कितना जाएगा, खत्म। यहाँ पे इसको रखना है, इसको क्या करना है, इसको रखना है। बाकी क्या करोगे, इसको रखना है और इन सबको क्या करना है, इनको रिमूव करना है। इसको रिमूव कर, नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव कितना जाएगा, नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव कितना जाएगा, हिंज है तो 2। ठीक है, यहाँ पे भी हिंज है तो कितना, 2। ठीक है, ये भी क्या किया, रिमूव किया। यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे एक हिंज, इंटरनल हिंज है, कितना ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे इंटरनल हिंज है, कितना ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। खत्म करो, रिमूव 2 2 4 माइनस ऐड कितना, 2, कितना हो जाएगा, 2। आप करते रहना इसको, आप करते रहना। ठीक है, ये एक बीम है। ठीक है, आप करते रहना दूसरे मेथड से। ये एक बीम है। ठीक है, ये एक बीम है, ये एक बीम है, चेक करता है। ये सारे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, ये सारे सवाल पूछे गए। ये एक बीम है, आपको इसका डीएस बताना है। क्या बताया, इसका डीएस बताना है, कितना जाएगा, डीएस कितना जाएगा। क्या करो, इसको रख लो, इसको रख लो, इसको रिमूव कर दो, नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव कितना जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको रिमूव कर दो, नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव कितना जाएगा, रोलर है 1 हो जाएगा। डीएस की वैल्यू कितना जाएगा, रिमूव माइनस एडेड, सॉरी रिमूव, टोटल क्या है, ये भी रिमूव करना है। कितना रिमूव, कितना टोटल नंबर ऑफ रिमूव कितना, 4 है, 3 है, 4 है, ऐड जो एक भी ऐड नहीं किया, कितना 4 माइनस 0 कितना जाएगा, ये वैल्यू जाएगा 4। तो आपको बीम के केस में डीएस डायरेक्ट बता सकते हो, किससे, नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव माइनस नंबर ऑफ रिएक्शन एडेड। ठीक है, क्या करने के लिए, इस बीम को किस में कन्वर्ट करने के लिए, कैंटिलीवर या फिर सिंपली सपोर्टेड में कन्वर्ट करने के लिए। अगला सवाल चेक करो जल्दी से। क्या अगला सवाल आप चेक करोगे कि जल्दी से, कि अगला सवाल क्या है। तो इसका आंसर कितना जाएगा, इसका आंसर आपने कितना निकाला, 3 निकाला था क्या, कितना हो गया, 4 2 2 4 4 में से गया 3 हो गया। ठीक है, ठीक है, बाकी ये देखो मेथड 2 में हमने ये चीज मेंशन कर दिया, मेथड 2 में ये चीज मेंशन कर दिया, क्या करने के लिए, मेंशन यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन चेक करें, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड इज कॉल्ड। सबको पता है कि विंड द्वारा अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा सॉइल का, क्या बोलते हैं उसको, एविलियन सॉइल बोलते हैं, एविलियन सॉइल बोलते हैं। ठीक है, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड, एविलियन सॉइल। ठीक है, मैरिंग के लिए क्या है, ट्रांसपोर्टेड बाय सी, ट्रांसपोर्टेड बाय सी। एविलियर एलुवियल के लिए क्या है, रिवर, ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर। और लेकेस्ट्राइन के लिए क्या है, ट्रांसपोर्टेड बाय लेक। खत्म करो। और ये पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए, पूरी टेबल यहाँ पे मेंशन है, इसीलिए
किस पे, इस पे क्लिक करना था, ठीक है, इस पे क्लिक हो गया। और ये सारी टेबल आपको मेंशन, ये पूरी बात आपको ध्यान होनी चाहिए, ये सारी बात। अभी ये सवाल हमने इस पे पूछा, इसमें से जितने टाइप ऑफ सॉइल दिया हुआ, इन सारे टाइप ऑफ सॉइल पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, देखो इस पूरे टेबल को आप जब मॉक दे रहे होगे ना, मॉक इसीलिए देना है कि आपको अगर जो चीजें आपने पढ़ रखा है, अगर आपको वो चीज वापस से देखने को मिल रहा है, एक बार आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। एक बार क्या करोगे, आप एक बार इस पूरे टेबल को पहले खुद से रिकॉल करने की कोशिश करो। आप अगर आपने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रखा है तो आप पहले खुद से रिकॉल करो कि ये चीजें आपको याद हैं क्या। अगर नहीं याद है तो उसका रिवीजन हाथों हाथ यहीं पे कर लो, उसका रिवीजन आपको हाथों हाथ यहीं पे करना है। और ये सारा टेबल मेंशन है कि कौन सा सॉइल किससे ट्रांसपोर्टेड हो रहा है, ठीक है। आपसे पूरा एलुवियल सॉइल है, लेकेस्ट्राइन सॉइल है, मैरीन डिपोजिट है, एओलियन सॉइल है, ग्लेशियल डिपोजिट है, कोलोवियल सॉइल है, टॉलूस है, ये सारी बात मेंशन है। ये सारी बात आप देखो कि आपको याद है क्या। अगर नहीं याद है तो हाथों हाथ अभी रिवीजन कर लो इस चीज का, क्योंकि इस टेबल से एक क्वेश्चन आसानी से आ सकता है, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर जल्दी से क्या, सेलेक्ट द नॉन डायमेंशनल पैरामीटर फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या बताना है, नॉन डायमेंशनल पैरामीटर इसमें से कौन है ये बताना। देखो सबसे पहला अप्रोच ये होना चाहिए, सर आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है कि नॉन डायमेंशनल पैरामीटर। नॉन डायमेंशनल पैरामीटर क्या होगा, जिसका कोई यूनिट नहीं है, जो यूनिट लेस होगा। नॉन डायमेंशनल कब होगा, नॉन डायमेंशनल कब होगा, जब क्या होगा, वो यूनिट लेस होगा। तो इसमें से कौन सा पैरामीटर यूनिट लेस है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। आपने बोला होगा कभी मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 13.6 का। आप कभी यूनिट बताते हो, नहीं बताते हो। वैसे भी अगर आप देख लो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो क्या होता है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो जी की वैल्यू होती है क्या होती है, वो डेंसिटी आप क्या स्पेसिफिक वेट बोले, डेंसिटी बोले, स्पेसिफिक वेट ऑफ एनी लिक्विड, स्पेसिफिक वेट ऑफ एनी लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। और अगर हम स्टैंडर्ड लिक्विड को वाटर माने तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट ऑफ एनी लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। और स्टैंडर्ड लिक्विड के केस में अगर हम वाटर माने तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, ठीक हो जाए। ये क्या होगा, ये क्या जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। अगर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी एक रेशियो है किसका, डेंसिटी का या फिर स्पेसिफिक वेट का, इसका मतलब इसका कोई भी पैरामीटर, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। अगर ये इसका कोई यूनिट नहीं होगा तो कौन सा पैरामीटर होगा, नॉन डायमेंशनल पैरामीटर होगा। तो जो जी होता है वो क्या होता है, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉन डायमेंशनल पैरामीटर होता है। और आपने पढ़ा रखा होगा सर, आप बार बार मरकरी का स्पेसिफिक क्या बताते, स्पेसिफिक ग्रेविटी बताते 13.6, क्या कभी आप उसका यूनिट बताते हो, नहीं बताते हो, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, नॉन डायमेंशनल पैरामीटर होगा। सिंपल सवाल है, आगे चलते सारी बातें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, सारी बातें यहाँ पे मेंशन, आप इसको एक बार देख लेना और हम अगले क्वेश्चन पे चलते। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, द रेसिडुअल एरर इज द डिफरेंस बिटवीन। रेसिडुअल एरर क्या होता है, आप यहाँ पे देख लो, रेसिडुअल एरर क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। क्या होता है, ये डिफरेंस होता है किसके बीच का, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू का, ठीक है। ये बात आप सबको पता, ये बात आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। यहाँ से एक बात हम आपको बता दें कि सर एक बात बता, जो ट्रू एरर होता है, क्या होता है, ट्रू एरर होता है, क्या होता है, ट्रू एरर। जो ट्रू एरर होता है ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है। ये मेजर्ड वैल्यू। अच्छा एक बात बता दो, अगर आपको एरर पता है, अगर आपको एरर पता, क्या पता, अगर आपको एरर पता है, एरर क्या होता है, एरर क्या होता है, अपोजिट होता है किसका, करेक्शन का, ठीक है। आप जब भी मेजरमेंट कर रहे हो, आप जब भी मेजरमेंट करो, जितना एरर आ रहा होगा उसका अपोजिट आप उसमें क्या करोगे, करेक्शन अप्लाई करोगे। सर हमको भूल जाता है ये जो एरर या करेक्शन वो किसके बीच का डिफरेंस होता है, ट्रू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है, या फिर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है। तो या उसके बाद आपको पता है ये एरर की बात कर रहे हैं। अगर करेक्शन की बात किया जाए, अगर यहीं पे हम करेक्शन की बात करें, किसकी करेक्शन की बात करें, जो करेक्शन निकालो वो कैसे निकालो, वो करेक्शन क्या होता है, करेक्शन होता है मतलब ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। क्या होता है, करेक्शन क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। क्योंकि एरर और करेक्शन क्या होता है, एरर क्या होता है, माइनस ऑफ द करेक्शन होता है, क्या होता है, इसका उल्टा होता है। एरर का उल्टा क्या होता है, करेक्शन होता है। इसका मतलब अगर ट्रू वैल्यू होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, और करेक्शन क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। ये बात आप लिख लो। दूसरी बात, इस बात को कैसे ध्यान रखोगे, देखो क्या करोगे, एरर को ई लिख दो, एरर को ई लिखो आप, मेजर्ड वैल्यू एम लिखो और ट्रू वैल्यू क्या रखो, टी लिखो। क्या रखोगे, ई एम टी। इसको क्या करोगे, एक
एरर का ई, एरर का फर्स्ट लेटर ई, और क्या करोगे मेजर्ड वैल्यू का फर्स्ट लेटर एम और ट्रू वैल्यू का फर्स्ट लेटर टी। ठीक है, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, और यही क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा, एरर इक्वल टू कितना हो जाएगा, मेजर्ड वैल्यू एम माइनस ट्रू वैल्यू टी। ठीक है, अब आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर एरर क्या होता है, एम माइनस टी होता है या फिर टी माइनस वी होता है, टी माइनस एम होता है। इसका मतलब जो एरर हो गया, इसका मतलब जो एरर होता है वो क्या होता है, एरर होता है कितना, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, और जो करेक्शन आएगा करेक्शन कितना था, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो आपको करेक्शन ध्यान नहीं रखना, बस इसको ध्यान रख लो कि ई एम टी, ई और ई एम और टी को क्या करोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो, और इससे से क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू माइनस ऑब्जेक्ट वैल्यू। अगला क्वेश्चन चेक करना क्या, ये सारी बातें क्या है और बाकी सारी बातें यहाँ पे लिखा है कि रेसिडुअल एरर क्या होता है, ट्रू एरर क्या होता है, मीन एरर क्या होता है, कंडीशनल एरर क्या होता है, सारी बातें यहाँ पे मेंशन है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको देख सकते। अच्छा, जियोडेटिक सर्वे ऑफ इंडिया वाज डन यूजिंग, अच्छा जियोडेटिक सर्वे किससे करते हैं, जियोडेटिक सर्वे आपको पता है कि किससे करते हैं, ट्रायंगुलेशन से करते हैं, किससे करते हैं, ट्रायंगुलेशन से करते हैं। तो जियोडेटिक सर्वे किससे करते हैं, ट्रायंगुलेशन से करते हैं। सर ट्रायंगुलेशन और ट्राइलेटरेशन में डिफरेंस क्या है, ये बता दो, ट्रायंगुलेशन और ट्राइलेटरेशन में डिफरेंस क्या है। तो जो ट्रायंगुलेशन है, ट्रायंगुलेशन जो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम एंगल मेजर करते हैं, क्या करते हैं, एंगल मेजर्स, एंगल मेजर एंगल नॉट डिस्टेंस। इसमें डिस्टेंस नहीं मेजर करके एंगल मेजर करते हैं और उसके हेल्प से हम डिस्टेंस को क्या करते हैं, कैलकुलेट करवाते हैं। और ट्राइलेटरेशन क्या होता है, ट्राइलेटरेशन में हम क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं, उसकी हेल्प से अगर हमको जरूरत पड़ी तो हम एंगल मेजर, एंगल कैलकुलेट करवाते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें मेजर क्या करते हैं, इसमें मेजर करते हैं क्या, इसमें मेजर करते हैं लेंथ, क्या मेजर करते हैं, इसमें लेंथ मेजर करते हैं, नॉट एंगल, नॉट एंगल, एंगल मेजर नहीं करते, क्या करते हैं, एंगल मेजर नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपको क्या करना होता है, किसी भी दो पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर किसी भी तीसरे पॉइंट का पोजीशन बताना है तो ट्रायंगुलेशन में क्या करते हो, ट्रायंगुलेशन में क्या करते हो, उस थर्ड पॉइंट को बाकी दो पॉइंट से मिलाते हो, उसके बाद क्या करते हो, उन दोनों के बीच का एंगल मेजर करते हो और उसके हेल्प से हम बाकी एंगल या फिर लेंथ को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको देखो क्या होता है, आपको दो पॉइंट का क्या होगा, दो पॉइंट का पोजीशन गिवन होगा। अगर दो पॉइंट का पोजीशन गिवन, इसका मतलब इसके बीच का ये डिस्टेंस भी गिवन है, ये डिस्टेंस भी गिवन है। अब आपको किसी भी थर्ड पॉइंट का पोजीशन बताना, इन दो पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या करोगे, इसको आप इससे मिला दो, ट्रायंगुलेशन में आप इसको मिलाते हो इससे। अब मेजर क्या करते हो, इन दो लाइन का एंगल मेजर करते हो, ट्रायंगुलेशन में इन दो लाइन का क्या करते हो, इन दो लाइन का एंगल मेजर करते हो। ठीक है, इन दो लाइन का एंगल मेजर करते हो। अब आपके पास एक ट्रायंगल बन के आता है, उस ट्रायंगल का दो एंगल आपको नोन है और ये बीच का डिस्टेंस नोन है। क्या इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, इसकी हेल्प से ये दोनों डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो और इसका पोजीशन बता सकते हो इन दोनों के रिस्पेक्ट में। और ट्राइलेटरेशन में क्या करते हैं, ट्राइलेटरेशन में ये करते हैं, इन दोनों लाइन को मिलाने के बाद इन दोनों लाइन का डिस्टेंस, इन दोनों लाइन का लेंथ मेजर करते हैं और उसकी हेल्प से बाकी कोई भी पैरामीटर आप बता सकते हो, ताकि क्या कर पाओ, उस थर्ड पोजीशन का इन दोनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या बता पाओ, पोजीशन बता पाओ। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि ट्रायंगुलेशन में क्या करते हैं, एंगल मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजर नहीं करते हैं। ट्राइलेटरेशन में क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं, एंगल मेजर नहीं करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी अभी सवाल क्या, जियोडेटिक सर्वे ऑफ इंडिया, जियोडेटिक सर्वे में क्या करते हैं, ट्रायंगुलेशन की हेल्प से करते हैं। बाकी जियोडेटिक सर्वे क्या है आपको यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, जियोडेटिक सर्वे क्या आपको यहाँ पे मेंशन है, बाकी ट्रावर्सिंग क्या है और ट्राइलेटरेशन क्या, ये भी बात यहाँ पे मेंशन है। ठीक है दोस्तों, तो आप अभी तक देख पाएंगे किस तरीके से। ठीक है, ये तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या बताना है, सुपर क्रिटिकल स्टेट में आपको क्या बताना है, द फ्लो विल बी इन द सुपर क्रिटिकल स्टेट इन द फॉलोइंग प्रोफाइल। आपको डिफरेंट टाइप का प्रोफाइल ऑप्शन में मेंशन है। आपको इन प्रोफाइल को देख के आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा प्रोफाइल है वो सुपर क्रिटिकल फ्लो, ठीक है, वो सुपर क्रिटिकल स्टेट में है। इसको बताने के लिए आपको क्या पहले पता होना चाहिए, आपको पहले इस क्रिटिकल स्टेट और ये स्टीप क्रिटिकल क्या माइल्ड स्लोप और ये स्टीप स्लोप, ये किसका प्रोफाइल है, ये माइल्ड स्लोप का प्रोफाइल और स्टीप स्लोप का प्रोफाइल गिवन है। इसका मतलब सबसे पहले आपको माइल्ड स्लोप और स्टीप स्लोप का प्रोफाइल पता होना चाहिए। जब आपको ये प्रोफाइल पता होगा तभी जाके आप बता पाओगे कि ये किस स्टेट में है। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा सा आपको प्रोफाइल ड्रॉ करके दिखानी पड़ेगी। तो दोस्तों तो फिर आज तो ये खैर थोड़ा लंबा सवाल है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी आज आपके कितने क्वेश्चन हो गए, ऑलमोस्ट 13 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 13 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए। ठीक है, बाकी ये 13 ही क्वेश्चन नहीं हुए। उसके बाद हमने ये भी बता दिया कि आपको बी में किस तरीके से स्टैटिक इंडिटरमिनेट से आप सिंपली निकाल सकते हो, किस तरीके से और बाकी भी चीजें आप कर सकते हो। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी क्या करेंगे, बाकी अगले क्लास में थोड़ा और फास्ट करेंगे हम इसको, ताकि हम क्या कर पाए, इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर पाए। अभी के केस में देखो आपने कितने नंबर ऑफ, आपने 13 नंबर ऑफ क्वेश्चन आज कर लिए। ठीक है,
और इस 13 में क्या है कि इस 13 अगर आप क्वेश्चंस देखोगे ना, इसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगा होगा। बाकी आपको पता चला होगा किस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब आगे के जो क्वेश्चन होंगे उसमें शायद न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम आए, नहीं आए, ठीक है। तो जो ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अभी हम लोग के 20 क्वेश्चन में लगभग कितने 5-6 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं, 5-6 न्यूमेरिकल आ चुके हैं, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा 5-6 न्यूमेरिकल और आने होंगे, वो पूरे आगे के क्वेश्चन में आएंगे, तब क्या होगा, थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा जब आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे। तो दोस्तों अगले क्लास से हम अपना स्पीड और ज्यादा रखेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। और बाकी आपको क्या करना है, बाकी आपको मॉक को अटेम्प्ट कर लेना है, और जिसने अभी तक इस मॉक को अटेम्प्ट नहीं करा है उनको एक काम ये कर लेना है कि सबसे पहले वो प्रैक्टिस मॉक के वेबसाइट या प्रैक्टिस मॉक के ऐप पे जाए और वहां से क्या करे, इस मॉक को जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर ले। बाकी वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, SSC JEE का टोटल 10 नंबर ऑफ मार्क्स अवेलेबल है, टोटल 10 नंबर ऑफ मॉक अवेलेबल है पेपर 1 में। आप उसको परचेज कर सकते हो और उसकी प्राइस कितना है, उसकी प्राइस कितना 399, ठीक है। पेपर 1 SSC JEE, ठीक है, SSC JEE क्या SSC JEE का जो पेपर 1 है, SSC JEE का जो पेपर 1 है, ठीक है, क्या पेपर 1 है, उसका जो प्राइस है वो कितना 399 है। और अगर आपको, अब देखो CBT 2 का भी डेट आ चुका है, CBT 2 का भी डेट आ चुका है। अगर आपको साथ साथ में लगता है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो पेपर 2 का भी, तो आप क्या करो, आप क्या कर सकते हो, पेपर 2 का भी वो कितना 799 में, ठीक है। आप ये टेस्टेज आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जो टेस्टेज आप ज्वाइन करना चाहते हो कर लो, और ये बहुत जरूरी है कि अभी के टाइम पे आप ज्यादा मॉक देना शुरू कर दो। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।